जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पैसा कहाँ लगाएं? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल बहुत बार हमसे पूछा जाता है। जिसके पास में कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो वैसे टेंशन में आ जाता है मैं पैसा कहाँ लगाऊं, और जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है वो वैसे टेंशन में रहता है कि मेरे पास में पैसा नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम अप्रोक्सीमेटली 20 तरह के ऐसे तरीके बताने वाले हैं जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि एक एक चीज़ के ऊपर इन डेप्थ डिटेल में जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम प्रोज और कॉन जो कि प्लस और माइनस हर चीज के डिस्कस करते हुए चलेंगे। और इस वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें लाइक करके और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ा दें। तो आप दोस्तों ये जानते होंगे कि आपकी हार्ड अर्न मनी होती है, आपने खून पसीने की कमाई से ये पैसे को कमाया है और आप नहीं चाहेंगे कि ये मेरा पैसा वेस्ट हो जाए, इस पैसे पे मेरे को रिटर्न ना मिले। इसके साथ में आप दोस्तों ये भी चाहते होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी मुझे किसी तरह की कोई नोटिस वगैरह ना आए, तो ये लिमिट्स वगैरह भी हम साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। तो दोस्तों पैसा कहाँ लगाएं, कहाँ नहीं लगाना है, ये तो देखिए आपका डिसीजन है, लेकिन फिर भी हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रहती है कि हम आपको गाइड कर दें कि किस किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं और उनमें किस किस तरह की कमाई प्लस और माइनस उनके होते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2-3 फैक्टर आपको ध्यान में देने जरूरी होते हैं। सबसे पहला होता है रिस्क, कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और हो सकता है शेयर मार्केट कल आधा हो जाए, शेयर मार्केट डूब जाए, तो ये रिस्क एक होता है। एक होता है रिवॉर्ड, कि कितना रिटर्न आपको कम से कम चाहिए। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे तो एफडी पर 5% का ब्याज भी बिल्कुल सही लगता है, और एक कहता है कि मुझे तो 15% भी कम लग रहा है। तो रिस्क और रिवार्ड है, और एक टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम के लिए आप इस पैसे को लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, 1 महीने के लिए आप उसको लगाना चाहते हैं, और एक है कि आप 10 साल के लिए लगाना चाहते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में देना पड़ेगा। और एक इमरजेंसी फंड होता है, एक मेडिकल फंड होता है दोस्तों, वो आपको बिल्कुल अपने साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी किसी भी व्यक्ति के साथ में हो सकती है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों, आप पैसा अपना कहां कहां लगा सकते हैं उन सभी इन्वेस्टमेंट के टूल को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट का टूल दोस्तों आपको पता होगा, जो कि ब्लैक मनी को बढ़ावा भी देता है, वो होता है कैश। अगर आपने किसी का काम किया कैश में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं पता चलता है कि आपने इतने रुपए कैश में कमा लिए हैं, और उस कैश को आप अपने घर में तिजोरी में, तौलिए में, रुमाल में, जो भी होता है तकिए वगैरह में भर के आप रख देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो पैसा है वो पड़ा रहेगा, लेकिन 1 साल बाद ही उस कैश को आप निकालेंगे तो आपका कैश इनडायरेक्टली माइनस में हो जाएगा। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, गोल्ड का रेट अगर आप 1 साल पहले देखेंगे तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 60,000 रुपए का तोला था, और आज आप खरीदते हैं तो 75,000 रुपए का तोला है। तो उसी 1 साल पहले अगर आपने कोई कैश 60,000 रुपए रखा था, उससे आज आप 1 तोला सोना नहीं ले सकते हैं। तो ये इन्फ्लेशन रेट होता है। मतलब अगर आपके पास कैश पड़ा है दोस्तों, आप कैश जितना मर्जी रखिए, लेकिन कैश आपको सिर्फ इतना ही रखना है जितना आपको इमरजेंसी फंड्स के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए चाहिए होता है। आजकल तो एटीएम, यूपीआई वगैरह आप कैश बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप कैश में पैसा रखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कैश चोरी डाका डालने का घर पे आपको पता है बहुत, किसी व्यक्ति को पता लग जाता है तो आजकल इंसानियत मर चुकी है दोस्तों, आपको 1 लाख रुपए के लिए आपका कत्ल किया जा सकता है। तो कैश आपको घर पे कम से कम रखना है। आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कभी पता नहीं लगता है, 2 बार तो नोटबंदी कर चुके हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, नोटबंदी हो गई है, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, चोरी की दिक्कत आपको रहती है, इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पाता है, आपका पैसा माइनस में हो जाता है। तो कैश के अंदर पैसा रखना या नहीं रखना है, कितना रखना है, ये आपका डिसीजन है। इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है वो है, अगर आपकी कोई भी इनकम ऑन रिकॉर्ड आ रही है, अकाउंट में आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहने दे सकते हैं। ये होता है आपका सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपको पता होगा आपको नाम मात्र का ब्याज मिलता है, जो कि 2.7% होता है, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और महंगाई दर मैंने आपको अभी डिस्कस की थी, आप ये देख लीजिए कि 60,000 वाला सोना अगर 72,000 भी होता है तो 20% महंगाई दर आपकी बढ़ गई है, और आपको सेविंग के ऊपर कितना ब्याज मिला, 2%, 2.5%, 3%। हालांकि कुछ बैंक है जो 4-5% भी देते हैं, लेकिन वहां पे कंडीशन होती है कि आपको ज्यादा पैसा अपने पास में रखना पड़ेगा। तो और एक मजे की बात दोस्तों, जितना भी सेविंग का ब्याज आएगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, और हो सकता है उसके ऊपर भी आपको 30% टैक्स देना पड़ जाए अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं और आपकी इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है। और बैंक अगर डूब जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, तो मात्र और मात्र DICGC एक संस्था है जो 5 लाख रुपए का बीमा आपको प्रदान करती है। ये सेविंग, FD, RD सभी पैसों को मिला करके होता है। तो सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा रखना ये भी आपकी मनी को एक तरह से नेगेटिव ही कर देता है। 1 लाख रुपए आपने आज डाला, 1,03,000 रुपए 1 साल बाद ये हो गया है, और आप क्या उस 1 लाख रुपए की जो उस दिन की कीमत थी उसको 1,03,000 रुपए में खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखना, ये दोस्तों कुछ ATM से पैसा निकालना चाहते हैं या इस तरह का कोई प्रोडक्ट आप रखना चाहते हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अदरवाइज एक्स्ट्रा पैसा, फालतू का पैसा आपको सेविंग बैंक अकाउंट में नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिलती है, आपकी मनी है जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती है। और सेविंग बैंक अकाउंट में दोस्तों अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट करवा देते हैं और आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं, तो इनकम टैक्स का सेक्शन 148 आपको नोटिस भेज सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट आपको नहीं करना है। इसके बाद में तीसरी इन्वेस्टमेंट की जो दोस्तों टूल है वो है FD। FD होता है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स का मतलब आपका पैसा फिक्स हो गया, डिपॉजिट
आपने वहां पे पैसा जमा करवा दिया फॉर ए सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड। वैसे तो दोस्तों आप एफडी है वो 7 दिन से लेकर के आप 10 साल तक की करवा सकते हैं, 1000 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए की एफडी आप करवा सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे भी इनकम टैक्स का एक तो पहली बात मैं आपको बता दूं, 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी करवाते हैं और आप अपनी आईटीआर नहीं भरते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के पूछ सकता है कि एफडी वाला पैसा आपके पास में कहां से आया था। दोस्तों एफडी के ऊपर आपको 5-6% से लेकर के 8-9 9.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। हालांकि यहां पर भी सेम बात आती है, एफडी के ऊपर भी जो कमाई करेंगे वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और यहां पर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम और न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो सेक्शन 80 TTB के अंदर 50,000 रुपए की सेविंग का ब्याज प्लस एफडी का ब्याज आपको छूट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो आपको एफडी और सेविंग पर कोई छूट नहीं मिलेगी, इनके ऊपर भी टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। हो सकता है आपको 30% टैक्स भी एफडी के ऊपर देना पड़ जाए। और यहां पर भी DICG से एक संस्था है जो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की ही गारंटी देती है। अगर आपका बैंक डूब जाता है तो यहां पर आप एफडी के ऊपर पैसा लगाना है या नहीं लगाना है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एफडी का ब्याज भी अगर आपको दोस्तों 6-7% भी मिलता है तो ये भी इन्फ्लेशन रेट है उसको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि महंगाई दर बहुत ज्यादा हो चुकी है। 8-9-10% भी है और आपको 6% का 7% का ब्याज मिलता है। वहां पर आपको अगर 30% टैक्स देना पड़ गया तो एफडी के ऊपर भी पैसा लगाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहां पर 10% टीडीएस आपका काट लिया जाता है। और अगर आप टीडीएस नहीं कटवाना चाहते तो फॉर्म 15 और G और H देख सकते हैं। दोस्तों एफडी के ऊपर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई थी जिस पर 1 मिलियन व्यू आए थे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। उसी तरह ही हमने एक डिटेल में और लेटेस्ट रूल के हिसाब से वीडियो बना दी है, उसको भी आप जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। एक और चीज मैं एफडी के बारे में बताना चाहूंगा, अगर आपने टैक्स सेवर एफडी करवाई है जो कि 5 साल तक आपको रखनी पड़ती है, जिसमें 1.5 लाख की छूट मिल जाती है और उसको आप पहले तुड़वाना चाहते हैं तो जिस साल आपने तुड़वाई उसकी इनकम में जुड़ जाएगी। और भी कोई ऐसी एफडी है जो आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई तो आपको दोस्तों उस एफडी को तुड़वाना पड़ जाएगा, वहां पे आपको पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एफडी को तुड़वाने के बजाय आप उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं और बार बार एफडी करवाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को भी सूचना चली जाती है। अब नेक्स्ट दोस्तों हमारा एफडी के बाद में आरडी है। एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी होती है रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब ये बार बार जमा कराई जाने वाला है। एफडी आपके पास में इकट्ठा 5 लाख 10 लाख 20 लाख पड़ा था तो आपने एफडी करवा दी, लेकिन आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं पड़ा है, आपके पास में हर बार पैसा आता है। तो हर बार पैसा आता है तो आप हर बार ही इसकी आरडी करवा सकते हैं। आरडी दोस्तों बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप करवा सकते हैं, जहां पर एक अमाउंट आप फिक्स कर लेंगे 1000 रुपए पर मंथ की, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। और ये पैसा आप अपने अकाउंट में या तो ऑटो डेबिट करवा सकते हैं या आप बैंक में जाकर के जमा करवा सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की आरडी में मोस्टली आप पैसा जाकर के जमा करवाते हैं। यहाँ पर भी आपको 6-7-8% का ब्याज मिल जाएगा और इस ब्याज को आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा दोस्तों। और आपको पहले आरडी का पैसा चाहिए तो प्री मैच्योर विड्रॉल होगा, यहाँ पर भी आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। तो आरडी के अंदर एक बात यही है बस कि आपको इकट्ठा पैसा नहीं देना पड़ता है, धीरे धीरे पैसा देना पड़ता है और आपका पैसा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके इन्फ्लेशन के रेट को बीट नहीं कर पाती है। और इसके ऊपर दोस्तों आपको लोन भी मिल जाता है और 80 से 90% का लोन आपको मिल जाता है। और इसके ऊपर जो भी ब्याज होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टैक्सेबल स्लैब के हिसाब से आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ जाएगा। इसके बाद में एक और बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टूल है दोस्तों, अगर आपके पास में टाइम है, आप ऐसा नहीं है कि अगर आप आज ही इन्वेस्ट करते हैं और कल आपको 1 साल बाद 6 महीने में पैसा चाहिए तो ये आपके लिए अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर दोस्तों अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको 7.1% का एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और मजे की बात क्या है दोस्तों, ये EEE यानी कि एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। जब भी आप इसके अंदर पैसा लगाएंगे इनकम टैक्स का सेक्शन 80C ओल्ड टैक्स रिजाइम में 1.5 लाख की छूट दे देगा। इसके ऊपर जो भी कमाई करेंगे इंटरेस्ट वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। और दोस्तों जब भी आपका PPF मैच्योर हो जाएगा तब भी आपका ये सारा का सारा पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। तो PPF जो है वो आपका EEE एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पर आपकी 1.5 लाख रुपए ही मैक्सिमम कैपिंग आपकी यहाँ पे दी गई है, 1.5 लाख से ज्यादा पैसा आप नहीं लगा सकते हैं। इस PPF स्कीम के अंदर दोस्तों लिक्विडिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपने 15 साल तक का यहाँ पे लॉन्ग टर्म अमाउंट सोच करके लगाया था तभी आप लगाएं, अदरवाइज कुछ ही सर्टेन केसेस में आपको ये पैसा निकलेगा। NRI होते हैं जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो यहाँ पे पैसा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है, गवर्नमेंट की यहाँ पे आपको गारंटी दी जा रही है कि आपका पैसा कहीं पर भी डूबेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। और जो इसकी रिटर्न है वो फिक्स है, क्योंकि ये मार्केट से लिंक नहीं है तो आपको हायर या लोअर रिटर्न नहीं मिलेगी, जितना आपको बता दिया गया है उतना ही रिटर्न मिलेगी। बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आप इस एफडी को, इस PPF अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों डिटेल के अंदर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसको डिस्कस करके डिटेल में वीडियो बना देंगे। तो PPF के अंदर भी पैसा लगाने का अगर आप लंबे टर्म के लिए सोचना चाहते हैं तो पैसा लगा सकते हैं। अगला दोस्तों 6 नंबर का जो हमारा इन्वेस्टमेंट का टूल है, हालांकि ये एक संस्था से रिलेटेड है जो कि है पोस्ट ऑफिस। और इस पोस्ट ऑफिस के अंदर काफी तरह के प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। इसके अंदर 9 तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं नॉर्मली जो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हमने इन 9 को एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। पोस्ट ऑफिस, आपको पता होगा आजकल जो पोस्ट ऑफिस का जो काम है सिर्फ डाक डिलीवर
करने तक नहीं रहा है, ये भी डिजिटल हो गए हैं। यहाँ पर भी आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट खुला सकते हैं, अपनी आरडी खुला सकते हैं, अपनी एफडी खुला सकते हैं, यहाँ पर भी पीपीएफ का अकाउंट खुलवा सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा सकते हैं। जो आप बेटी है अगर आपकी एक या दो है तो उनके अकाउंट में आप खुलवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे MIS मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर भी पैसा लगा सकते हैं और आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहेगा। NSC होता है दोस्तों, KVP होता है किसान विकास पत्र, महिला सम्मान पत्र होते हैं, वो आप खरीद सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना, सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर विजिट करेंगे, हालांकि मैं आपको शुरू में बता चुका था कि डिटेल के अंदर एक एक चीज को डिस्कस करना बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। तो जब भी आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाएंगे और जो जो सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं वहां पर आप जाएंगे तो आपको सारी की सारी चीज डिटेल में पता लग जाएगी। और मैं फिर आपको बोलता हूं किसी भी चीज पर आपको डिटेल के अंदर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके उस टॉपिक का नाम बताएंगे, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो पोस्ट ऑफिस एक गवर्नमेंट का प्रोडक्ट है और यहाँ पर भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट के टूल आपको मिलते हैं, इनके अंदर भी आप अपना पैसा लगाने का सोच सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का टूल है, अगर आपके पास अच्छा पैसा पड़ा है तो आप अच्छा पैसा और बना सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि पैसे को पैसा खींचता है, तो ये आपका टूल है रियल स्टेट। रियल स्टेट यानी कि प्रॉपर्टी। दोस्तों प्रॉपर्टी डीलरों ने कितना पैसा कमाया है, आप अपने अड़ोस पड़ोस की प्रॉपर्टी का रेट 5 साल 10 साल पहले क्या था और आज क्या था वो आप देख सकते हैं। हमारे पड़ोस में कोई 2 साल 3 साल पहले प्लॉट मिल रहा था 5 लाख रुपए का, आज वो मिल रहा है 15 लाख रुपए का। तो 3 गुना रेट बढ़ गया आपका 3-4 साल के अंदर अंदर ही। तो रियल स्टेट के अंदर आपने देखा भी होगा, हमारे इंडिया के अंदर दोस्तों या कहीं पर भी आप ले लें, जो लैंड होती है वो एक लिमिटेड जगह पर ही होती है, जितनी जगह है वो उतनी रहेगी, बाकी सब चीजों को आप बढ़ा लोगे, इस लैंड को कैसे बढ़ाओगे। और रियल स्टेट में बूम आते भी रहते हैं, हालांकि इसका भी कुछ सीजन होता है कि अब ये रेट बढ़ेगा, अब इसका रेट नहीं बढ़ेगा। तो रियल स्टेट के अंदर अगर आप अपना पैसा लगाते हैं तो 2 तरह से आप यहाँ पे कमाई कर सकते हैं। एक तो आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगी, मतलब अगर आपने 5 लाख का कोई प्लॉट लिया और 2-3 साल बाद वो 10 लाख का हो जाता है तो आपकी पूंजी बढ़ेगी। और अगर आपने उस प्लॉट को लेकर के कुछ मकान, दुकान, इस तरह की कोई चीज बना दी तो उसका किराया, रेगुलर इनकम भी आपको आती रहेगी। अगर दोस्तों आप कमर्शियल वहां पे कोई एक्टिविटी के लिए कोई आप इसको रेंट पर देते हैं तो बट ऑब्वियस बात है ज्यादा ही किराया आपको मिलने वाला है। अगर आप एक घर बनाते हैं और उसके अंदर घर की बजाय नीचे 4 दुकानें बना देते हैं तो 4 जगह से आपका किराया आएगा और घर से ज्यादा किराया आपका आ जाएगा। रियल स्टेट के अंदर दोस्तों कुछ डिसएडवांटेज ये होते हैं कि यहाँ पे ब्लैक मनी इन्वॉल्व होती है। आपको रजिस्ट्री 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है तो 50 लाख कैश में देना पड़ता है और 50 लाख की रजिस्ट्री होती है। यहाँ पर कोई कब्जा हो गया, कोई रजिस्ट्रेशन का चार्जेस आपको बार बार देना पड़ता है। इस तरह के यहाँ पे डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे गोल्ड। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा रूप। दोस्तों सोने पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोने पे सुहागा है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, पिछले 5 साल के अंदर अगर 2019 का जो रेट देखेंगे वो था लगभग 35,000 रुपए और आज 70,000 रुपए से ज्यादा का गोल्ड का रेट है। तो मतलब पिछले 5 सालों में ये रेट डबल हो गया है। और हम बात करें पिछले 1 साल की तो दोस्तों 2000 आपका जो पिछला 23 अक्टूबर के अंदर जो रेट आपके चल रहे थे वो अप्रोक्सीमेटली 57,000 थे और आज 74,000 रुपए है। तो 17,000 रुपए का रेट 1 साल के अंदर आपका बढ़ गया है। तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना एक बेस्ट तरीका है। दोस्तों आपको पता होगा जब भी आप बैंक में गोल्ड लोन लेने जाते हैं वो बैंक वाले आपकी वैल्यूएशन करते हैं उस गोल्ड की, अपने सुनारे को मंगवा बुलाते हैं और वो सुनारा बताता है कि आपका 22 कैरेट 24 कैरेट गोल्ड है और उसकी 1 लाख रुपए कीमत है। और उस कीमत के आधार पर आपको 80 से 85%, कई बार तो 90% आपको उसका लोन दे देते हैं। अगर आपको 80% भी लोन मिलता है, बैंक वाले भी समझते हैं कि इसका रेट है 80% से नीचे तो नहीं गिरने वाला है, क्योंकि अगर गिर जाएगा 50% गिर गया तो आप उस लोन को चुकाएंगे नहीं और आप उसको लेने नहीं जाएंगे। तो इस तरह से बैंक वाले बड़े ही रिसर्च के बाद में ये जो रेशो डिसाइड करते हैं, या जो गोल्ड लोन वाले हैं, मुथूट कंपनी वाले या जैसे भी हैं, तो 80-90% से नीचे तो ये गिरने ही वाला नहीं है, ये तो बढ़ने ही बढ़ने वाला है। गोल्ड के अंदर अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टूल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं गोल्ड के अंदर आप कैसे पैसा लगाएं। दोस्तों वही ट्रेडिशनल टूर, अगर आप ट्रेडिशनल रूप अपनाते हैं, आप सुनारे के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे मेरी अंगूठी बना दो, मेरा कड़ा बना दो, मेरी चैन बना दो, तो सबसे पहले तो आपकी वो काट लगाते हैं, आपके मेकिंग चार्जेस लेते हैं 10% तक। उसके बाद में दोस्तों आपको 3% GST लगाएंगे। फिर वो सोना आप घर पे लेके जाओगे तो घर पे चोरी का खतरा, अगर रास्ते में कोई जा रहा है तो आपको पता है चैन स्नैचिंग हो गई, किसी महिला की चैन खींच के कोई ले गया, कोई नशेड़ी शराबी, तो आप क्या कर लेंगे। तो गोल्ड के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का सोच सकते हैं। दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये एक फिजिकल गोल्ड की जगह आपको ई गोल्ड दे दिया गया है, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने इतने गोल्ड ले लिए हैं। महीने में, साल में 4 बार या जैसे भी इनकी सीरीज जारी होती है। 2016 में जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी हुए थे वो अब अगस्त के अंदर जाकर के इन्होंने रिडीम किए हैं। यहाँ पर एक मजे की बात दोस्तों, जो भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप लेंगे वो पिछले 3 दिन का जो भी रेट चल रहा था ऑनलाइन उसकी एवरेज ले लेंगे और जब आप इसको बेचेंगे 8 साल तक आपको इसमें रखना पड़ेगा। 8 साल बाद इसको बेच देते हैं तो आपका जो भी इनकम आप कमाएंगे उसके ऊपर आपको 1 भी रुपए टैक्स नहीं देना है। इसके साथ में ही 2.5% का 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर दोस्तों आप 8 साल से पहले इसको बेच देते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैपिटल गेन देना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे तो फिजिकल गोल्ड ही लेना है,
है और मुझे उसको पहनना भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, गोल्ड के कॉइन ले सकते हैं, गोल्ड के बिस्किट ले सकते हैं, और ज़्यादा बजट है तो गोल्ड का ब्रिक ले सकते हैं, एक ईंट लेकर के किसी के सिर पे मारें गोल्ड की लेकर के। तो इस तरह से मजाक की सौ बातें हैं दोस्तों। गोल्ड के अंदर आप जो रॉ गोल्ड होता है क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस आपके नहीं लगेंगे, और आप ETF होते हैं गोल्ड के दोस्तों, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इनके अंदर भी शेयर मार्केट के अंदर ये इससे लिंक होते हैं, वहां पर भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जिन्होंने गोल्ड म्यूचुअल फंड भी लॉन्च किए हैं, जो कि गोल्ड के रेट के ऊपर वो पैसा लगाते हैं। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड आप सभी लोगों से पैसा लेकर के कहीं ना कहीं पैसा लगाता है, तो अगर ये भी गोल्ड के अंदर पैसा लगाते हैं तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा, तो आपका म्यूचुअल फंड का रेट भी बढ़ेगा। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड, बहुत सारी कंपनीज वगैरह आजकल तो फोन पे वगैरह, पेटीएम वगैरह भी आपको डिजिटल गोल्ड देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चार्जेस वगैरह लगा देते हैं, तो उसका आपको ध्यान देना जरूरी है। इसके अलावा आप गोल्ड का फ्यूचर भी ले सकते हैं। आपको पता होगा MCS वगैरह में आपको लगता है 1 साल बाद गोल्ड का रेट, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, इनके अलग अलग एक्सपायरी के जो आपको ऑप्शंस वगैरह, फ्यूचर्स वगैरह मिलते हैं, तो वो भी आप गोल्ड का ले सकते हैं। अगर आपको लगता है थोड़े टाइम में गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है, तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों डिस्कस कर लिए हैं। गोल्ड के जब आप बेचते हैं फिजिकल गोल्ड को, तो उसके ऊपर भी आपको कैपिटल गेन देना पड़ जाता है, तो गोल्ड पे पैसा लगाना या नहीं लगाना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो एक एरिया ऐसा है दोस्तों जहां पर जाने से लोग कतराते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं, जो है बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल होता है दोस्तों, कि जहां पर आपके अपने मालिक खुद होते हो, आपका सारा का सारा प्रॉफिट खुद का होता है। लेकिन यहां पर एक सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि क्या प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, क्या सर्विस आप देना चाहते हैं। आप ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो यूनिक हो, हर घर के अंदर उसकी जरूरत हो, और वो फ्यूचर के अंदर कभी फेल हो ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, सरसों का तेल हो गया या कनक का आटा हो गया, जो हर घर में हर यूज होने वाली चीज है और इन फ्यूचर में भी यूज होती रहेगी। इस तरह का आपके माइंड में भी कोई दोस्तों आपके बिजनेस आइडिया आ रहा है, तो बिजनेस से बढ़िया तो कोई चीज नहीं है। आप यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करते हैं, सर्विस देते हैं, या दोस्तों आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, तो आपको पता होगा स्टार्टअप योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना है, मुद्रा योजना है, इन स्कीमों के अंदर आपको लोन मिलता है। हालांकि कई बार बैंक वाले लोन देने में आनाकानी करते हैं, लेकिन अगर आप एक जेन्युइन है और आपका प्रोजेक्ट जेन्युइन है, तो आपको काफी सारा लोन मिल जाता है, और यहाँ पर दोस्तों सारा का सारा प्रॉफिट आपका होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे भी कुछ डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। आपको टोटली स्टाफ पर डिपेंड रहना पड़ता है, कस्टमर आपको नगद में माल लाना पड़ता है, उधार में माल बेचना पड़ता है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो एक मशीनरी के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और उस मशीनरी पे रिपेयर मेंटेनेंस है, 1 साल के बाद में उसका डेप्रिसिएशन है, उसकी कीमत घट जाती है। इस तरह के डिसएडवांटेज भी आपको देखने को मिलते हैं। तो बिजनेस के अंदर दोस्तों तेजी भी होगी, मंदी भी होगी, उधार भी देनी पड़ेगी, पैसा डूबेगा भी आपका, लेकिन फिर भी आप अगर जॉब से कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप कुछ ना कुछ ज्यादा पैसा अपना रिटर्न पा जाएंगे। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली बात वहीं आ जाती है कि आपका क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विस है, उसकी यूनिकनेस होना जरूरी है। आजकल तो डिजिटल जमाना है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक मेरे दोस्त हैं जो कि ऑनलाइन अपने को कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, इन्होंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं जो सस्ते जहां मिलते हैं वहां से ला करके पैकिंग करके अपना प्रोडक्ट ब्रांड नेम बना लिया है और यहाँ पे बेच देते हैं। तो इस तरह का काम भी, अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड सेट ऐसा है बिजनेस का, तो बिजनेस करना भी एक बहुत ही बढ़िया है। बिजनेस करना या नहीं करना ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में दोस्तों 10 नंबर प्रोडक्ट हम डिस्कस करेंगे, लाइफ इंश्योरेंस। आपको पता होगा जिंदगी एक अनसर्टेन है, यहाँ पर कल क्या हो किसने जाना। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी लाइफ सिक्योर रहे, आप एक सोशल प्राणी हैं, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों का जीवन टिका है, आपके मदर फादर, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का, आपकी वाइफ का, तो कल को कुछ मिस हैपनिंग होती है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी कुछ ना कुछ पैसा लगाना जरूरी है। दोस्तों आजकल कंपनियां क्या करती हैं, मोटा मोटा कमीशन देती है एजेंट्स को, तो वो एजेंट्स वगैरह आपको कुछ बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह का इंश्योरेंस होता है, एक तो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस होता है जहां पर आप कुछ ना कुछ पैसा लगाते रहते हैं और उतनी लाइफ सिक्योर रहती है। जब इसके टर्म पूरा हो जाता है, मान लीजिए 10 साल का बीमा करवाया, तो उसके बाद में आपको पैसा मिल जाता है। और कई तो ऐसी स्कीमें हैं जो पूरी लाइफ ही आपको वो इंश्योरेंस देती है, लेकिन आपने ज्यादा पैसा नहीं लगाना है और ज्यादा बीमा करवाना है आपका, तो टर्म इंश्योरेंस होता है दोस्तों। बहुत कम अमाउंट में आप करोड़ों रुपए का अपना बीमा करवा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मनी बैक प्लान होता है, जैसे कि आपने अभी बीमा करवाया, 5 साल बाद आपको कुछ पैसा वापस मिल जाएगा, उसी पैसे को आप वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने दोस्तों पॉलिसीज वगैरह खरीद रखी थी और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो इस पॉलिसी को गिरवी रख के भी 70-80-90% तक का लोन इन पॉलिसियों के ऊपर आपको मिल जाता है। बहुत तरह की गवर्नमेंट की, जैसे कि LIC, मैंने बोला लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हालांकि हम LIC बोल देते हैं, ये इंश्योरेंस होता है। LIC तो एक कंपनी का नाम है। अगर आप प्राइवेट में जाएं तो SBI हो गया, HDFC हो गया, टाटा AI हो गया, बहुत तरह की कंपनी है जो आपको इस तरह के प्रोडक्ट देती हैं। ये गवर्नमेंट से लें चाहे प्राइवेट से लें, उनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। आपका जो दोस्तों यहाँ पे पैसा इकट्ठा होकर आपको मिल जाएगा, इनकम टैक्स में भी कुछ बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत ही बढ़िया साधन लाइफ इंश्योरेंस रहने वाला है। आजकल तो ऐसे ऐसे लाइफ इंश्योरेंस आ रहे हैं जो गारंटेड मनी बैक देते हैं।
वो बोलते हैं कि हम आपकी लाइफ भी सिक्योर करेंगे और कम से कम इतना रुपए तो आपको दे ही देंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इंश्योरेंस में, टर्म इंश्योरेंस में, किस तरह के इंश्योरेंस में कितना पैसा लगाना है, लेकिन कुछ ना कुछ पोर्शन आपका यहाँ पर भी लगा होना जरूरी है। 11 नंबर पे दोस्तों आपने सुना होगा लोकल कमेटी के बारे में, और इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। एक लास्ट में प्रो टिप भी आपको मिलने वाली है कि आप कम समय में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको कैसे अपने मैक्सिमम आप अपना बेनिफिट ले सकते हैं। लोकल कमेटी के बारे में आपको बता रहा था मैं कि आप पता होगा 10 लोग मिलकर के, दोस्त मिलकर के, बिजनेसमैन मिलकर के कमेटी चलाते हैं। 1000 रुपए मान लो 10 लोगों ने डाले तो 10,000 रुपए इकट्ठा हो गया। उन 10 में से एक व्यक्ति को उस पैसे की जरूरत होती है, वो बोलता है कि ये 10 की जगह 9,000 रुपए में मैं इस पैसे को ले जाऊंगा, बाकी का जो 1,000 बचा वो सभी में बढ़ जाता है। इसके बाद में अगली बार फिर से 10,000 रुपए इकट्ठा होगा तो वो दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा। ऐसे करते करते दोस्तों आपको ये पैसा यहाँ पे आपका अच्छा रिटर्न आपकी दे देता है। दोस्तों जो व्यक्ति लास्ट के अंदर कमेटी लेते हैं, शुरू में जो कमेटी नहीं उठाते हैं, लास्ट में उठाते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मिनिमम अमाउंट होती है जो ये डिफाइन कर देते हैं कि आपके इतने रुपए तो आपको काट के ही मिलेंगे और जो पैसा कटेगा वो सभी लोगों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न तो आपको अच्छा मिलता है, लेकिन एक डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे मुंह जुबानी काम चलता है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई जेन्युइन काम नहीं है। कल को कुछ मिस हैपनिंग होती है, जो व्यक्ति कमेटी संभाल रहा है वो भाग गया तो आपका पैसा डूबने की संभावना रहती है। आपने 9 किस्त भर दी, 10वीं आपको मिलनी थी, लेकिन उससे पहले ही किस्मत खराब हुई, वो भाग गया, तो यहाँ पे नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। तो लोकल कमेटी में आप अपना कुछ पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमेशा अपना पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक ही जगह पर सारा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और उस जगह में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। अगर 4 जगह पे पैसा लगाया होगा, एक जगह का पैसा डूबता है तो भी 3 जगह का पैसा आपका सेफ और सिक्योर रहने वाला है। तो कमेटी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है ये आपको डिसाइड करना है। इसके बाद में जो अगला प्रोडक्ट है दोस्तों वो है बॉन्ड्स। आपको पता होगा अगर आप एक फिक्स इनकम चाहते हैं और आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कि मतलब आपको एक तरह से बॉन्ड इशू किए जाते हैं। ये कौन इशू करेगा? ये कॉर्पोरेट्स होती है, जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, वो इशू करती हैं। आपने सुना होगा NHAI के बॉन्ड है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड है, RBI बॉन्ड इशू करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको बॉन्ड बेच देते हैं एक सर्टेन लिमिट पर। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड ले लिए और यहाँ पे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है, तो साल के बाद में आपको 8,000 रुपए मिल जाएगा, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, लेकिन आपको फिक्स परसेंटेज मिल जाएगा। और वो पैसा जो होता है दोस्तों कंपनियां या गवर्नमेंट के द्वारा बैकअप होता है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है। ये एक तरह से आप FD ही मान सकते हैं। तो जो यहाँ पे फिक्स इनकम चाहते हैं वो बॉन्ड के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। तो ये जो भी बॉन्ड होते हैं इनके ऊपर आपकी एक फेस वैल्यू होती है, जैसे कि 100 रुपए है, और उसके बाद में उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इनकी वेबसाइट होती है, जैसे RBI की वेबसाइट है, किसी ब्रोकर की, किसी कंपनी की वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और रिडीम भी आपके बड़े इजीली हो जाते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड के अंदर पैसा आप लगाने का सोच सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 13 नंबर जो प्रोडक्ट है वो आपका है डिबेंचर। डिबेंचर भी एक तरह से लोन ही होते हैं जो आप कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स वगैरह को देते हैं। डिबेंचर के साथ साथ में दोस्तों एक चीज और मैं यहीं पे कवर करना चाहूंगा, जो होते हैं प्रेफरेंस शेयर। आपको पता होगा एक कंपनी जो शेयर जारी करती है वो 2 तरह से जारी करती है, एक होता है आपका इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर के अंदर तो आपको मालिकाना हक होता है, प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपको सिर्फ प्रेफरेंस देती है इनकम पर, रिटर्न पर। तो अगर आप अपना पैसा डिबेंचर में लगाना चाहते हैं तो बहुत तरह के डिबेंचर्स कंपनियां जारी करती हैं, जैसे कि कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, रिटर्न वाले डिबेंचर, इनकम वाले डिबेंचर। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट एंटिटी ही इनको जारी करती है। ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पे आपकी, मैंने आपको बताया था, फेस वैल्यू होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उतना आपको फिक्स इनकम यहाँ पे मिल जाता है। तो ये डिबेंचर आप उस कंपनी की वेबसाइट पर, किसी ब्रोकर की वेबसाइट पर या गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। इसकी इनकम भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। ये बहुत तरह के होते हैं, कई तरह के। तो ऐसे डिबेंचर कंपनी जारी करती है जो कन्वर्टेबल टू इक्विटी शेयर होते हैं, कि आपके डिबेंचर हैं, आप इतने टाइम बाद आपको हम कंपनी का मालिक इक्विटी दे देंगे और इतने रुपए के आपकी मालिकाना हक हो जाएगा। तो इस तरह से कई रिडीमेबल होते हैं, कई नॉन रिडीमेबल होते हैं, कि आपने एक बार डिबेंचर खरीद लिया तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, पूरी जिंदगी आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इस तरह का भी आप दोस्तों डिबेंचर के अंदर पैसा लगाने का सोच सकते हैं। 14 नंबर इन्वेस्टमेंट का टूल है दोस्तों VDA, जो होता है वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसको कि आप आसान भाषा में क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, बिटकॉइन बोलते हैं। आपको पता होगा ये क्रिप्टो करेंसी इंडिया में अभी तक भी लीगली वैलिड नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन हर बार बजट के अंदर गवर्नमेंट कहती है ये लीगल हो या नहीं हो, हमें इसके ऊपर टैक्स चाहिए, वो भी 30% का टैक्स चाहिए। और इसके साथ में दोस्तों बहुत सारे ऐसे कॉइन या ऐसी कंपनी, ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जो आती हैं, लुभावना लालच देती हैं, पैसा बढ़ा देती हैं आपका, लेकिन एक टाइम के बाद में वो डूब जाती हैं, भाग जाती हैं। तो क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल है, गवर्नमेंट कहती है हमें नहीं पता, वैसे तो ये इलीगल है, लेकिन इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं और इसके ऊपर जो कमाई होगी उसके ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। आप वर्चुअल डिजिटल एसेट जो क्रिप्टो करेंसी है, इसमें 2 तरह से आप अपनी कमाई कर सकते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट, आज आपने कोई बिटकॉइन खरीद
खरीदा और उसको 6 महीने 1 साल 2 साल बाद बेचा। एक होता है आज बेचा आज खरीदा, जैसे इंट्राडे में हम कमाई करते हैं। इन दोनों ही ऊपर दोस्तों आपको 30% टैक्स देना है, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है और आपका 194S के अंदर आपका टीडीएस भी काटा जाएगा। अगर आपने 1 लाख रुपए की किसी को क्रिप्टो करेंसी बेची तो आपका 1% टीडीएस काट के वो 99,000 रुपए आपको देगा, ताकि आपको इनकम टैक्स में वो दिखाना पड़ जाए। वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो इस वर्चुअल एसेट को दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि बाइनेंस वगैरह है, कंपनियों की ऐप आती है, P2P से भी आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कस्टमर सपोर्ट नाम मात्र के बराबर होता है। आपको कोई दिक्कत आ गई तो आप किसको क्या सुनवाएंगे। यहाँ पे रिस्क भी रह सकता है कि आपका ये क्रिप्टो करेंसी डूब गई। हालांकि एक टाइम था जब 5,000 रुपए का बिटकॉइन था, आज 50 लाख रुपए का हो गया है। तो इसमें भी एक मौका होता है, हर इन्वेस्टमेंट में मौका होता है कि कब आपको एंट्री करनी है और कब आपको एग्जिट करनी है। टैक्स आपको 30% देना पड़ेगा, आपको टीडीएस कटवाना पड़ेगा, ITR भरनी पड़ेगी। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आपको नॉलेज है तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें, अदरवाइज नहीं करना है तो आपकी इच्छा है। इसके बाद में दोस्तों अलग से एक और प्रोडक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कि है पेंशन प्लान। आपको पता होगा गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में थे या NPS में आ गए। आज गवर्नमेंट ने एक और नया रूल निकाला है दोस्तों, UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। तो ये तो उन लोगों को मिलते हैं जो सरकार के जमाई हैं, गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं। लेकिन अगर आप भी पेंशन लेना चाहते हैं तो पहले प्रधानमंत्री वय वंदना योजना थी, अब NPS के अंदर आप अपना अकाउंट अलग से खुलवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमा कंपनी है जो पेंशन प्लान आपको देती हैं। तो आपको अगर आप चाहते हैं कि आप एक रिटायर होने के बाद एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद में, फॉर एग्जांपल अगर आपने 60 साल की उम्र पूरी कर ली है, उसके बाद में आप चाहते हैं कि मुझे 10, 15, 20 हजार रुपए हर महीने मिलता रहे, तो बहुत सारी बीमा कंपनियां NPS है, ये आपको पेंशन का प्लान देती रहती है। आजकल तो दोस्तों बीमा से भी लिंक हो गया है, आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है और आपको पेंशन प्लान भी आपको मिल जाता है। तो पेंशन प्लान के अंदर भी आप अपना पैसा लगा करके आप अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर सकते हैं। पेंशन प्लान में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। 16 नंबर का जो दोस्तों हमारा इन्वेस्टमेंट का टूल है वो है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंदर आपको कोई सिक्योरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपने किसी को लोन दिया और उसके गहने आपने गिरवी रख लिए, उसकी प्रॉपर्टी गिरवी रख ली, या कोई आपके पास में आपका कोई व्हीकल खड़ा करके चला गया। अगर आप वो पैसा नहीं देता है तो आप प्रॉपर्टी देके गया था उसको आप जब्त कर सकते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है। अब हम देखते हैं मार्केट में जो चलता है वो है अनसिक्योर्ड लोन। ऐसे तो कोई अननोन बंदा तो आपसे पैसा नहीं मांगेगा, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, वो आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और मैं आपको 2 रुपए सैकड़ा दे दूंगा। 2 रुपए सैकड़ा का मतलब हुआ दोस्तों 24% पर एनम का, मतलब आपको 1 लाख रुपए का 1 साल बाद 1,24,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। हालांकि ब्याज का पैसा आपको पता होगा दोस्तों बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता है इंसान, लेकिन फिर भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। फिर भी आप चाहते हैं कि 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए सैकड़े तक भी चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5 रुपए का मतलब हो गया 60%। किसी को 1 लाख रुपए दिया तो 1 साल बाद 1,60,000 रुपए मैं आपसे ले लूंगा। इस तरह का भी काम चलता है। तो अगर आपके पास में ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जो थोड़ा बहुत तो सेफ सिक्योर होना चाहिए दोस्तों, तो वहां पर भी आप अनसिक्योर्ड लोन आप किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्क यही है कि पैसा आए ना आए, ब्याज से वो बोलते हैं ना कि मूल से तो ब्याज ही प्यारा होता है। तो आपका ब्याज भी ना आए, मूल भी ना आए और आप ज्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में यहाँ पे पैसा डूबने का चांस रहता है। तो आप कुछ ना कुछ चीज रख करके, कुछ सिक्योरिटी रख करके ही अगर आप पैसा देंगे, थोड़ा सा अनसिक्योर्ड दे दें, लेकिन कुछ तो इस अनसिक्योर्ड को सिक्योर्ड के अंदर कन्वर्ट करें, ताकि आपकी जो हार्ड अर्न मनी है, मेहनत की कमाई है, ये पैसा आपका ना डूबे। इसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रोडक्ट है वो हमारा है यूलिप, जिसे कि ULIP बोलते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है। दोस्तों वैसे तो ये आपका बीमा होता है, लेकिन आजकल आपको पता होगा हर चीज में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आया है, तो बीमे के अंदर भी एडवांसमेंट आ गया है। ये आपको इस तरह के यूनिट दिए जाते हैं जो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस भी कर देते हैं और आपका कुछ पैसा जो होता है जो दोस्तों मार्केट के अंदर लगा दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर इनकम टैक्स के भी कुछ बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। तो यूलिप के अंदर दोस्तों आप अपना इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, यहाँ का जो पैसा होता है उसकी आप ग्रोथ भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये पैसा शेयर मार्केट के अंदर या इस तरह की पॉलिसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, इनकम टैक्स में बेनिफिट मिल जाते हैं। बहुत सारी बीमा कंपनी आपको यूलिप का प्लान देती हैं, तो आपको कौन सा प्लान आपको लेना है वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक एक चीज पे हम डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर, टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दें अभी तक नहीं किया तो, और हमें सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको एक प्रो टिप भी मिल जाए। इसके बाद दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं वो हर व्यक्ति चाहता है, जो हमारा 18 नंबर का प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट का टूल है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं यहां से पैसा कमा लूं, क्योंकि उसे लगता है कि पैसा कमाना बहुत ही आसान है। ये है शेयर मार्केट, जो कि होता है स्टॉक मार्केट। आपको पता होगा सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 9:15 से लेकर के शाम को 3:30 तक ये शेयर मार्केट चलता है, जहां पर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर पैसा लगाने से पहले जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं, उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, उसका टेक्निकल क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों देखनी होती हैं। अगर आपको इस चीज का ज्ञान है तभी यहाँ पे पैसा लगाएं। किसी के भरोसे, किसी की टिप पर पैसा आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और यहाँ पे आप किस किस तरह से पैसा लगा करके कमाई
कर सकते हैं वो आपको मैं ब्रीफली बता देता हूं। हालांकि शेयर मार्केट के ऊपर डिटेल में हमने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनको भी आप जरूर रेफर करें। अगर आप शेयर मार्केट में किसी ब्रोकर के पास में पहले खाता खुलवाते हैं, वहां पे आपका एक तो डीमैट अकाउंट होगा, एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा और एक बैंक अकाउंट होगा। जब आप बैंक अकाउंट से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ऐड कर लेंगे और वहां से कोई शेयर खरीदेंगे और उस शेयर की जब डिलीवरी लेनी होती है, उस शेयर को जो आप जमा करेंगे वो अपने डीमैट अकाउंट में करेंगे। आज आपने शेयर लिया और कल या उसके बाद कभी भी उसको बेचते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। अगर उसको 12 महीने से आप पहले बेच देते हैं तो इसके ऊपर आपको दोस्तों 20% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने कोई कमाई करी है। और वहीं पर किसी शेयर को आपने डिलीवरी में लिया और 1 साल तक मतलब 12 महीने तक उसको रखा, उसके बाद में आपने उसको बेचा, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसपे 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके अलावा डिविडेंड की कमाई यहाँ पे मिलती है। बहुत सारे लोग तो डिविडेंड से अपना घर चला लेते हैं। आपने किसी अच्छी कंपनी का शेयर खरीदा, मान लीजिए आपके पास 1000 शेयर हैं टाटा के, तो टाटा बोलती है मैं 100 रुपए एक शेयर के ऊपर आपको डिविडेंड देने वाली हूं। तो 1000 के ऊपर दोस्तों 100 रुपए से गुना करेंगे तो 1 लाख रुपए तो आपको डिविडेंड ही दे देगी वो कंपनी। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो हायर डिविडेंड देती है। आप गूगल करेंगे जाकर के, आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देने वाली कौन सी कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड। इसके अलावा इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है आज आपने शेयर खरीदा और आज शाम को ही आपको बेचना पड़ेगा, चाहे आपको नुकसान ही क्यों ना हो। ये सट्टे की इनकम, स्पेकुलेटिव इनकम होती है दोस्तों। तो इंट्राडे में भी आपको सोच समझ के काम करना है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो शेयर मार्केट में मानी जाती है वो होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन। यहाँ पर आप पैसा लगा देते हैं कि ये शेयर इतने रुपए से ज्यादा जाएगा, लेकिन वो जाता नहीं है, तो आपको सारा का सारा नुकसान हो जाता है और आपका जो फ्यूचर होता है या ऑप्शन होता है वो जीरो हो जाता है। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, हेजिंग होती है, इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं। तो इसके अंदर तो दोस्तों आपको पैर रखना ही नहीं है जब तक आपके पास में प्रॉपर नॉलेज ना हो। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन के साथ साथ में आप आईपीओ के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। कोई भी कंपनी पहली बार जब अपना जो इन्वेस्टमेंट करती है तो वो दोस्तों आईपीओ के थ्रू पैसा लगाती है। आईपीओ के अंदर जो जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। यहाँ पे आप अच्छा कमाई कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी 1 लाख रुपए का शेयर था, वो लिस्ट जब होता है वो 1.5 लाख 2 लाख का सीधा ही हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेज में। तो यहाँ पर भी अच्छी कमाई आप कर सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर। दोस्तों मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपको टेक्निकल, फंडामेंटल या बेसिक चीजों का पता है तभी आपको यहाँ पे अपनी किस्मत आजमानी है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप हेजिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है लेकिन आप 4 लाख रुपए के शेयर खरीदना चाहते हो तो बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जैसे कि एंजल ब्रोकिंग आपको मार्जिन ट्रेडिंग की फैसिलिटी देती है। आपको लगता है ये शेयर 1 हफ्ते बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो आप 1 लाख की जगह 4 लाख का भी माल लेकर के डिलीवरी में ले सकते हैं। हालांकि वो 18% का आपसे ब्याज लेंगे, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि उससे ज्यादा रिटर्न तो आपको मिल जाएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो शेयर मार्केट में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर होमवर्क आपको जरूर करना है। एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको लॉस हो जाता है तो लॉस के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है, प्रॉफिट पर ही टैक्स देना है। अगर आपका शेयर मार्केट, आपने शेयर लिया और वो शेयर नीचे चला गया तो जरूरी थोड़ी आपको उसको बेचना ही, आज नहीं तो कल वो ऊपर आ जाएगा तो आपका लॉस है वो वापस से रिकवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको शेयर मार्केट में बहुत सारे ऐसे कथाकथित गुरु भी मिलेंगे जहां पर आपको अच्छा तरह का सिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे टिप देने वाले होते हैं जो 100 लोगों को तो बाय करवा देते हैं, 100 लोगों को सेल करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ही जाएगा। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तो दोस्तों आपके अंदर से आवाज आ जाएगी, हाँ जी अब ये शेयर खरीदने वाला है, अब ये शेयर बेचने वाला है। तो जब भी शेयर मार्केट के अंदर आपको काम करना है, प्रॉपर तैयारी के साथ में उतरना है, पैसा लगाना है या नहीं लगाना है टोटली आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा 19वां प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट का टूल है, आपने पैसा तो शेयर मार्केट में लगाना है लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, स्टडी करने का, और आप चाहते हैं कि जो भी शेयर मार्केट में इनकम हो वो मुझे यहाँ पे चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको पता होगा 2-3 तरह के होते हैं। हमने गोल्ड वाली कैटेगरी में डिस्कस किया था, गोल्ड के म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और भी इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल तो इतने तरह के म्यूचुअल फंड आ गए हैं दोस्तों। आप किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड को देखेंगे, उसको रिसर्च करेंगे, गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो आपको बहुत सारा डेटा म्यूचुअल फंड के ऊपर मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड दोस्तों ELSS होते हैं जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होते हैं। अगर आप 3 साल तक पैसा इसमें रखते हो तो 1.25 लाख रुपए माफ है, उसके बाद सिर्फ 12.5% टैक्स देना है। बाकियों के लिए अलग अलग रूल होते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म हो गया, शॉर्ट टर्म हो गया, डेट के ऊपर हो गया, इक्विटी के ऊपर हो गया, हाइब्रिड पर हो गया। तो म्यूचुअल फंड एक इस तरह का सिप होता है। ये सिप भी मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था, जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। मतलब आप हर महीने का फिक्स पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने आरडी का बताया था आपको, आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करवाते हैं तो आपका हर महीने 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 रुपए अगर आप कटवाना चाहते हैं तो सिप के अंदर कटवा दीजिए। ये पैसा आपका शेयर मार्केट में लगा देंगे, अपना कुछ कमीशन रखते हैं, बाकी जो भी रिटर्न होगी वो आपको मिल जाएगी। तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप अपना पैसा लगाने का सोच सकते हैं। अब दोस्तों 20 नंबर का पॉइंट है जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। हालांकि मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो डिटेल में जाएंगे, या जैसे मैंने पोस्ट ऑफिस के 9 पॉइंटों को एक में डिस्कस कर दिया। हमने पॉइंट नहीं बताने हैं, हमने नंबर नहीं बढ़ाने हैं, हमने सिर्फ
आपको नॉलेज देना है, ज्ञान देना है कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा आप कैसे लगाएं ताकि आपका हार्ड अर्न मनी, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा आपका सेफ रहे, सिक्योर रहे और ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न मिल जाए। दोस्तों सेविंग का ब्याज और आपको पता होगा एफडी का ब्याज तो नामात्र का होता है और करंट अकाउंट में तो आपको ब्याज बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन आपने सुना होगा स्वीप अकाउंट, फ्लेक्सी अकाउंट या फ्लेक्सी, इस तरह से सेविंग अकाउंट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है आपका कुछ पैसा जो सेविंग और एफडी का है एक लिमिट तक रखा जाता है, उसके बाद में उसको एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इतना नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेविंग में 2.7 का ब्याज मिल रहा है और आपने उसको 1 साल की फ्लेक्सी एफडी करवा दी, वहां पे 5% मिल रहा है, तो लगभग डबल तो मिल रहा है ना आपको। अब आप उस एफडी को 1 महीने, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आपको पैसा चाहिए तो एफडी तुड़वाने का झंझट नहीं है। आप एटीएम से पैसा निकालें या चेक से निकालें तो उस एफडी से सीधा ही आपके सेविंग या करंट में पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपको पीनल इंटरेस्ट 1% देना पड़ सकता है। तो 1% अगर आप इंटरेस्ट भी देंगे, अगर आपको 6% ब्याज मिलता है तो 5 मिल जाएगा, 2.7 से तो फिर भी ये ज्यादा रहने वाला है। तो आप अपने बैंकर से जरूर पूछें कि सर मुझे फ्लेक्सी अकाउंट या स्वीप अकाउंट ओपन करवाना है या इसी अकाउंट को कन्वर्ट करवाना है, तो वो आपको कन्वर्ट कर देंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ में आपको इन 20 में से कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके बताएं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कोई हमसे चीज डिस्कस करने से रह गई हो वो भी आप हमें जरूर बताएं और ये इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो पैसा 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 करते हैं, किसी के पास ज्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, उन सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर करके हमारा हौसला, हमारा सपोर्ट आपको बढ़ाना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।